हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएँ लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पूरा कीजिए पालन और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में, जानते हैं क्या होने वाला है खास। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, अर्थात कंपनी का समामेलन अंडर सेक्शन 7। क्या होता है कंपनी का समामेलन, कौन कौन सी विधियां हैं समामेलन की और क्यों जरूरी है समामेलन। आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देख करके आप आज पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर जाएंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। साथ ही साथ कंपनी के कॉरपोरेट एरिया में रुचि रखने वाले कुछ लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं, जिससे उनको भी पता चल सकता है कि कंपनी के समामेलन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी का समामेलन क्यों आवश्यक होता है। कंपनी के निर्माण से आशय प्रवर्तकों अथवा संस्थापकों द्वारा कुछ ऐसी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है जिनके फलस्वरूप कंपनी अस्तित्व में आती है। कंपनी का निर्माण उसके समामेलन से होता है, अर्थात समामेलन के बाद ही कंपनी अस्तित्व में आती है। जब तक कंपनी का समामेलन नहीं होगा कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती है, अर्थात कंपनी व्यापार कार्य नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 के अधीन कोई भी 7 व्यक्ति या निजी कंपनी की दशा में कोई भी 2 व्यक्ति, और अगर एकल व्यक्ति कंपनी है तो उसमें एक व्यक्ति किसी व्यावसायिक उद्देश्य हेतु संगठित होकर सीमा नियम में अपने नाम का उल्लेख करके एवं इस अधिनियम के अधीन निर्धारित पंजीकरण संबंधी अन्य औपचारिकताओं का निर्वाह करके एक समामेलित कंपनी का निर्माण कर सकते हैं या गठन कर सकते हैं। ओके, आइए जानते हैं कि कंपनी का समामेलन जो होता है वो उसकी कौन कौन सी क्रियाएं विधि हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्रिया विधि को भी जानेंगे, यानी कि वीडियो बहुत ही खास होगी उन लोगों के लिए भी, उन सभी लोगों के लिए जो कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं या छोटे छोटे स्तर पर जिन्हें अभी जानकारी नहीं है और वो चाह रहे हैं कि कंपनी का निर्माण करना उन्हें आगे पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो उनके लिए भी खास रहेगी। कंपनी का समामेलन कराने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 7 के अनुसार निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई जाती है। कौन कौन सी क्रियाविधि हैं वो आपको इस वीडियो में आने वाले समय में मिलती रहेंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक पूरे पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो पिछले टॉपिक्स को भी आप देखिएगा, जिससे आपको कंपनी लॉ का एक टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ये टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि उनके सिलेबस में एक कंपनी लॉ की जो है बुक लगाई गई है, जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक समामेलित हैं। और उनके हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही खास हो जाएगा जब ये टॉपिक उनको यहाँ पर एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेड हुए हुए मिलेंगे। तो प्रपत्र आदि फाइल करना, ये इसका एक टॉपिक है, प्रपत्र आदि फाइल करना। प्रपत्र आदि फाइल करने में क्या है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर कंपनी का निर्माण हो रहा है, तो हम जो है अगर अपना समामेलन कराना चाहते हैं तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के हम अपने कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसके द्वारा समामेलन हो जाता है। सीमा नियम के अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के सभी अभिदाताओं क्या होते हैं, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है उस ढंग से यथाविधि है हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं निर्धारित किया जाए वो सब। ठीक है, उसके आधार पर भी हम कंपनी का समामेलन कर सकते हैं, यानी कि जितने भी अभिदाता हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी के अंदर, तो उनको हस्ताक्षरित करके। अगली चीज़ और विधि है, उसमें जानते हैं किस तरह से हम अगला जो है पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं कि अधिवक्ता आदि द्वारा, अधिवक्ता कौन होते हैं, एडवोकेट, अधिवक्ता आदि द्वारा घोषणा एक अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार या पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा
घोषणा यानी कि एक अनाउंसमेंट करना जिसे कंपनी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है। वो कौन करेगा? एक एडवोकेट होगा, हो सकता है जिसको कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया और रिक्रूट किया गया हो, और वो जो है अपनी नियुक्ति के बाद एक घोषणा करेगा व्यक्ति द्वारा जिसका कंपनी के अंतर्नियम में निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप में नाम दिया गया है कि इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की कंपनी के पंजीकरण और उससे पूर्व प्रासंगिक विषयों के संबंध में सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है। यानी उसकी वो घोषणा करके देगा कि कंपनी ने अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सभी को पूरा कर लिया है और अब जो है कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार है। तो इस तरह का घोषणा पत्र देने के बाद कंपनी का समामेलन हो जाएगा। अन्य विधि जानते हैं, अभिदाताओं द्वारा शपथ पत्र, एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता और उन व्यक्तियों से जिनके नाम प्रथम निदेशक के रूप में कंपनी के अंतर्नियम में दिए गए। प्रथम निदेशक कौन होंगे? जो होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिन लोगों का नाम हमारा प्रथम निदेशक के रूप में कंपनी के अंतर्नियम में दिया गया है, एक शपथ पत्र एफिडेविट जिसे बोलते हैं कि उसे किसी कंपनी के प्रवर्तन यानी प्रमोशन, निर्माण या प्रबंध में किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया था। इस अधिनियम या पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों की अवधि में उन्हें दोषी नहीं पाया गया था। तो ऐसे कोई भी प्रथम निदेशक जो कंपनी में हमारे डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हों और जिनके खिलाफ पिछले 5 सालों में कोई भी मुकदमा ना हो, ना ही वो किसी कार्य में दोषी पाए गए हों, तो ऐसे कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल किए गए सभी प्रपत्रों में दी गई सूचना उसी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य और पूर्ण है। ये सारी जो है उसको जानकारी प्रोवाइड करानी होंगी कि ये सब चीज़ें सत्य हैं और पूर्ण हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक समामेलन के समय प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। ठीक। चौथी चीज़ क्या है जो समामेलन के समय चाहिए होगी? कंपनी का पता, एड्रेस ऑफ द कंपनी। पत्र व्यवहार के लिए पता जब तक पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाए, सपोज दैट हमारा जो एक हेड ऑफिस है उसकी नियुक्ति हमने कर ली है या फिर हमने स्थान चुन लिया है कि हमारा हेड ऑफिस यहाँ पर कार्य करेगा, तो उसका हमें कंपनी का पता वही एक परमानेंट एड्रेस देना होगा जिसमें हम हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं और अन्य जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे कहाँ पर जाकर के मीट कर सकते हैं, तो वो सब जानकारी हमें यहाँ देनी होगी। सीमा नियम के अभिदाताओं के नाम का विवरण, उपनाम या पारिवारिक नाम सहित घर का पता, राष्ट्रीयता और पार्षद सीमा नियम के प्रत्येक अभिदाता का अन्य ऐसा विवरण जो निर्दिष्ट किया के साथ जैसा निर्दिष्ट किया जाए और उस दशा में जहां अभिदाता एक निगमित जाए, पहचान के साक्ष्य के साथ जैसा निर्दिष्ट किया निकाय यानी कि बॉडी कॉरपोरेशन किया है, निकाय है, ऐसा विवरण जो निर्दिष्ट किया जाए। 5वां पॉइंट है प्रथम निदेशकों के नाम व पते, अंतर्नियमों या पारिवारिक नाम सहित क्या क्या उनके जो एड्रेस हैं, जो फर्स्ट हमारे डायरेक्टर्स हैं उनका नाम, पूरा एड्रेस, उनकी पहचान संख्या, घर, कंपनी संनियम साक्ष्य के सहित यानी कि जो लॉ के हिसाब से उनके जो प्रूफ्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पर होने ज़रूरी हैं। अन्य फर्मों या निगमित निकायों में उन व्यक्तियों के हित का विवरण जिनके नाम कंपनी के अंतर्नियम में प्रथम निदेशकों के रूप में मादिए हुए हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति के साथ। यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं बाकायदा लीगली होंगी और इसमें सब चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन के साथ रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका समामेलन होना कठिन होगा।
दूसरी विधि जो है समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करना। जब ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा देंगे तब होगा क्या, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार प्रपत्रों और उपधारा 1 में संदर्भित सूचना के आधार पर सभी प्रपत्रों को रजिस्टर में पंजीकृत करेगा। जितने भी प्रपत्र थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन सबको क्या कर लेगा, एक रजिस्टर में एंट्री कर लेगा और निर्धारित प्रारूप में समामेलन का प्रमाण पत्र इस आशय से जारी करेगा। इसमें थोड़ी सी मात्राओं की दिक्कत है, आप इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। जारी करेगा कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत निगमित या समामेलित हो गई है। ठीक है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। तीसरा चीज़ क्या है, कंपनी की निगमित पहचान संख्या। जब आपकी कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तब आपको मिलेगी एक आइडेंटिटी नंबर। कंपनी की आइडेंटिटी नंबर उपधारा 2 के अंतर्गत जब समामेलन का प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट तिथि को व तिथि से रजिस्ट्रार कंपनी को निगमित पहचान संख्या यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आवंटित करेगा। कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा वो जो है इस चीज़ को हमें अलॉट कर देगा, एक नंबर मिलेगा, ठीक है, जिसको हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से और बाकी सभी से साझा करते हैं। आपके प्रोस्पेक्टस में भी नंबर वगैरह इसका अंकित किया जाता है। बात करें हम चौथी विधि तो उसमें है प्रपत्र आदि को सुरक्षित रखना, सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय पर सभी प्रपत्रों और सूचनाओं की प्रतियां सुरक्षित रखती है, यह रखेगी, यह उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि समय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स जब दिखाने पड़ते हैं। आज के समय में जैसे KYC होती है, उसी तरह से कंपनियों का भी जब फाइलिंग वगैरह होती है तो उस समय पर ये सब चीज़ें हमारी प्रस्तुत होनी ज़रूरी हैं। पांचवी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझ लेना ज़रूरी है, झूठा या गलत विवरण देने पर दंड। अगर मान के चलिए कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन जो है बहुत ही गलत तरह से किया गया है, झूठी जानकारियों के आधार पर किया गया है, तो दंड का प्रावधान भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के पंजीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए प्रपत्रों में किसी सूचना का झूठा या गलत विवरण देता है या किसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को छुपा लेता है, अगर छिपाएगा वो यानी कि आपको कोई एरर है, कोई गलती है, तो उसको छुपाने पर उसकी जानकारी को